ये पहला जो टॉपिक हमारा सामने आप देख पा रहे होंगे, ये उत्तराखंड की समसमय की घटना पर आधारित है। ये जो घटनाक्रम है ये आपके अक्टूबर महीने का ये घटनाक्रम है। ये अक्टूबर की क्या है, आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नावली है। देखिए, रूपकुंड झील जो है जलवायु परिवर्तन के कारण ये संकट में आ चुकी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड की वह कौन सी झील है जो जलवायु परिवर्तन के कारण से संकट का दंश झेल रही है। तो आपको पता होना चाहिए, वहां पर 4-5 झीलें दी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए वो रूपकुंड झील है। रूपकुंड झील क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं संकट ग्रसित ये हो रही है। अब ये क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध झीलों में से एक झील जो है रूपकुंड है, जो अपने सदियों पुराने मानव कंकालों के लिए ये जानी जाती है। देखिए, अगर हम बेसिकली हम जानते हैं ना कि कंकालों का झील किसे कहा जाती है। हमने आपने देखा होगा, कई दफे अपने पेपरों में पढ़ा भी होगा कि रहस्यमयी जो ताल के रूप में का ये झील के रूप में जिसे जानते हैं, ये किसे जानते हैं हम, आप ये रूपकुंड को जानते हैं, जहां पर असंख्य मात्रा में क्या है मिले हड्डियां मिली हैं। कहीं ना कहीं हड्डियों का ताल भी इसको कहा जाता है। तो बेसिकली ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, अपने आप में मार्मिक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। देखिए, उत्तराखंड में प्रसिद्ध जो रूपकुंड है, जो अपने सदियों पुराने बहुत लंबे समय की अगर हम बात करें तो ये अपने कंकालों के लिए ये जानी जाती है। सिरकुंड, ये सिरकुंड रही कि ये कहने का मतलब है ये जो मानव के जो कंकालों के लिए जो जानी जाती है। अब क्या हो रही, धीरे धीरे कालांतर में आगे ये अक्टूबर महीने की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके 14-15 तारीख की ये बात है। तो जब ये जो जलवायु परिवर्तन जो वैज्ञानिकों ने जो इस पे रिसर्च किया तो उसके बाद ये चीजें पब्लिश की गई थी, तो ये सिकुड़ रही है धीरे धीरे। इसका आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। मैं आपको दिखा दूं, आप देखिए ये जो ताल है, ये कंकालों की जो झील कहा जाता है। अब ये पहले ये बहुत ऊंच, ये जो जितना आपको देख जहाँ पर ये इंसानों का आगमन हो रहा है, यहाँ पर गमन हो रहा है, तो ये जो झील है ये पूरी तरीके से पहले भरी हुई थी। अब धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने की वजह से इसका क्या है, ये झील धीरे धीरे सूख रही है। तो कहीं ना कहीं ये संकट का दंश झेल रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इसके आकार और साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र, अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसका प्रभाव देखने को मिला। मैंने आपको कहा कि इसका जो आप ये देख पा रही होगी, जो ये झील आपको देखने को मिल रही होगी, अब ये क्या है, धीरे धीरे सिकुड़ रही है। पहले ही जो इसके आसपास जितने भी ये ऊपर वाला, जहां तक मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ पर आप कर्सर को देख पा रहे होगे, तो इस एरिया में ये पूरी तरीके से जलमग्न ये हुआ करती थी, जो ऊपरी जो क्षेत्र था, तो वहां पर इसके अब ये जो धीरे धीरे पानी इतना कम होता जा रहा है, ये देख पा रहे हो, ये वर्तमान समय की इसके फुटेज है। वैज्ञानिकों का यहाँ पर एक दल यहाँ पर गया था, तो उसने इसका भूगर्भीय सर्वेक्षण किया था, तो उसके आधार पर पता चला कि ये धीरे धीरे क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। और इसमें जो कंकाल थे वो कंकाल बहुत ऊपर अब दिखाई देने लगे, क्योंकि ये कंकालों से भरी पड़ी ये झील है। तो रूपकुंड झील की अगर हम बात करते हैं तो माना जाता है कि रूपकुंड में पाए गए कंकाल 9वीं शताब्दी के आसपास के माने जाते हैं। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो रूपकुंड जो झील है उसमें जो कंकाल जो प्राप्त हुए थे वो किस शताब्दी के माने जाते हैं, किस सन के माने जाते हैं। तो आपको स्पष्ट तौर पे ये पता होना चाहिए, ये क्या है, 9वीं शताब्दी के ये माने जाते हैं। तो 9वीं शताब्दी के आसपास ये यहाँ पर ये झील हुई किसी कारणवश यहाँ पर, या कहें जो आपके आदि मानव रहे हैं, या कुछ भी ऐसे मान के लेके चले कि यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र से सैनिकों का एक बहुत बड़ा जस्ता यहाँ से गुजर रहा था, तो लैंडस्लाइड हुई तो यहाँ पर सारे सैनिक यहाँ पर दब गए थे। तो अलग अलग थ्योरीज साहित्यकार अपने देते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या मिले हैं, आपके कंकाल मिले हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो आनुवांशिक अध्ययनों के द्वारा स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत विधि समूह से आए थे और जो भू सागरी वंश में सम्मिलित हो गए। देखिए, अगर वंश जो आनुवांशिक अध्ययन जब हम करते हैं किसी भी क्षेत्र का, जैसे निधि आपको पता होगा क्योंकि आप ज्योग्राफी वाली हैं, तो जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो किसी भी भूगर्भ का क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो उनको उनके जो कार्बनिक डेटा है ये तमाम चीजों से अध्ययन करते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ये कितने साल पुराने थे। तो उसके अध्ययन द्वारा ये स्पष्ट होता है कि यहाँ जो व्यक्ति विधि मतलब व्यक्तियों द्वारा इसमें आगमन समूह यहाँ पर आया था, जिससे क्या हुआ, भूमध्य ये सागरी वंश भी इसमें सम्मिलित थे। तो इस तरीके से ये बात मानते हैं। मत बताते हैं कि ये तीर्थयात्री या व्यापारी थे जो अचानक ओलावृष्टि के कारण ये मारे गए। ये संभवतः हो ये इनकी यहाँ मृत्यु के कारण ओलावृष्टि भारी मात्रा में माना जाता है। जो ये बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ, जो ये आप ये कंकालों की जो झील देख रहे होगे, इस
जब ये आनुवंशिक अध्ययन हुआ था तो इस क्षेत्र से क्या था, व्यापार किया जाता था। यह जो जो क्षेत्र था ये इस क्षेत्र से, जैसे हम देखते हैं ना कि जो तिब्बत के लोग जो चाइना की तरफ जो व्यापार करते हैं, या भी अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अंटार्कटिका की तरफ हम जब वैज्ञानिक को देखते हैं, जो बड़े बड़े प्रवासी जो होते हैं, तो वो जब प्रवास करते हैं, जैसे आपने देखा विंडवीज हो गया, चाहे आपके जो जंगली जानवरों का जो झुंड होता है, भैंसों का झुंड होता है, तो क्या होता है मध्य एशिया से दक्षिण एशिया की तरफ जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, अंटार्कटिक जो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लान करती हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या हुआ, तो मानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ तीर्थयात्री रहे होंगे उस टाइम पे 9वीं शताब्दी में बहुत बड़ा यहाँ पर समूह, जैसे आप देखते होंगे नंदा जहाज यात्रा चलती है, जब नंदा जहाज यात्रा चलती है तो उसमें हजारों की संख्या में क्या होते हैं, श्रद्धालु कहीं ना कहीं उस गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं जहां तक वो बकरे को ले जाते हैं। तो अगर मान लीजिए उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले अगर कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाती है, या कहीं पर बादल फट जाता है, या कहीं कहीं पर ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं पर जो बर्फ का पहाड़ है वो खिसक के नीचे आ जाता है, तो उसके नीचे हजारों की संख्या में क्या होंगे, लोग दफन हो जाएंगे। जब बर्फ के नीचे दब गए तो कालांतर तो वैसी वैसी रहते हैं, तो वो जब मान लीजिए जब ये चीज़ें होती हैं, उसके बाद जब ये खुदाई होती है, कुछ ऐसी चीज़ें उभर के समझ आती है, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, बहुत ढेर सारे कंकाल मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत हुआ, जब यहाँ पर बहुत बड़ी कॉलोनी रही, तो कहते हैं कि 837 ये एक मिला था, एक कब्रिस्तान मिला था, वहाँ पर असंख्य मात्रा में क्या मिले थे, कंकाल ही कंकाल मिले थे, तो इसीलिए उसको 837 कहा गया था। जैसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, मुर्दों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा कंकाल मिले थे। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दफना, यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं मुर्दे यहाँ पर दफनाए जाते थे, तो इस प्रकार से चीज़ें ये चलती थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अचानक क्या हुआ, ओलावृष्टि हुई होगी, जो व्यापारी थे, या फिर इसके कारण उनके समूह में या तो कोई लैंडस्लाइड हो गई होगी, तो इसको वजह से उनकी मृत्यु हो गई, उसके कारण यहाँ पर ये चीजें हुई। अब देखिए रूपकुंड के कंकालों पर वैज्ञानिक अध्ययन जब किया गया, जब रूपकुंड में जो जितने भी हम कहते हैं ना कि कंकाल बहुत ढेर सारी मात्रा में वहाँ पर कंकाल मिले हैं, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देख पा रहे होगे, ये आपके भारत का ये वाला जो क्षेत्र उत्तराखंड रुद्र प्रयाग की अगर हम बात करें, तो ये जो क्षेत्र देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये कंकाल ही कंकाल आपको देखने को मिले होंगे। मैं आपको ये जो स्थिति बता रहा हूँ, ये आपके अक्टूबर महीने की स्थिति है, तो ये कंकाली कंकाल हड्डियां की हड्डियां देखने को मिले। तो अब ये जो ये घाटी है, ये घाटी यहाँ पर क्या है, जो ये ताल है, जो ये झील है, ये झील धीरे धीरे सिकुड़ती हुई जा रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से सिकुड़ रही है। अब यहाँ पर देखिए आधुनिक शोध से अनेकों जातियों के अध्ययन, ये डीएनए के यहाँ पर निशान है कि जब हम जैसे जैसे विज्ञान क्या होगा, जिसका भी माइक खुला है वो बंद कर दीजिए। देखिए जैसे जैसे विज्ञान क्या होगा, आधुनिक होता रहेगा, तो उसके वजह से जो हमारे जो हड्डियां मिली होंगी, हड्डियों से जो डीएनए मिला, तो डीएनए के निशान से जो चीजें मिली, तो उससे ये पता चला कि ये 19वीं शताब्दी, ये जिसका माइक खुला है वो बंद करिए, इसमें कुछ 19वीं शताब्दी के ये थे। ये मानते हैं कि जो ये हड्डियां मिली थी, जब ये इनका डीएनए लिया गया था, ये मानते हैं कि भैया जो ये कंकाल मिले हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं 19वीं शताब्दी के भी ये थे। इससे पता चलता है कि रूपकुंड लंबे समय से लोगों का आगमन का केंद्र रहा, चाहे वो पूर्व में दफना गए होंगे, जो लोग मर गए होंगे, या कहीं इस क्षेत्र में लगातार लोगों का क्या आगमन होता रहा होगा, निरंतर इस क्षेत्र में लोग क्या विचरित करते रहे होंगे, तो इस कारण से यहाँ पर लोग लंबे समय से चलते रहे होंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा था कि शोधकर्ताओं का मानना है कि जो रूपकुंड क्या रहा होगा, एक पवित्र स्थल पूर्व में रहा होगा 9वीं शताब्दी में, कहीं जो 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में जो भी इस क्षेत्र पे जो लोग विचरित करते होंगे, कहीं ना कहीं ये एक धार्मिक स्थल के रूप में, पवित्र कुंड के रूप में रहा होगा। तीर्थयात्री संभवतः लंबी दूरी करके इस यहाँ आते होंगे और एकांत में अपना कहीं ना कहीं समय बिताते होंगे, तो एक ऊंचाई पर स्थित ये झील के रूप में ये स्थिति और अपनी मृत्यु का समान ये सामना भी यहाँ पर किया करते थे। देखिए जब जैसे हम कहते हैं रीठा साहिब या हेमकुंड साहिब की बात करते हैं, हेमकुंड साहिब में आप देखते होंगे बहुत ही ऊंचाई पर वो स्थित है, बर्फ से ढका रहता है। मान लीजिए जितने भी सरदार लोग अगर बाई चांस मान लीजिए कभी जा रहे हैं, तो ऊपर से कभी लैंडस्लाइड होगी, तो उस क्षेत्र में बहुत से सरदारों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, वो दफन हो जाएंगे। तो आने वाले समय में हम जब लंबा समय होगा, तो उस क्षेत्र से अगर लोग जाएंगे, उनकी जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो उनकी हड्डियाँ या उनके साजो सामान जो भी चीज़ें मिलेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि इस क्षेत्र में लोगों का क्या था,
आगमन निरंतर होता रहा। तो रूपकुंड भी क्या था, ये पवित्र स्थल के रूप में आज भी माना जाता है, पूर्व में भी माना जाता है। तो यात्री यहाँ पर एकांत के रूप में आते होंगे और साथ ही कहीं ना कहीं जब यहाँ आते होंगे कहीं ना कहीं अपनी मृत्यु का भी सामना वो लोग करते होंगे, कोई मर जाता होगा, कोई बच के चला जाता होगा। तो ये वही अब हमने जो आपसे मैं बात कर रहा था बेटा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय प्रभाव इस जो झील में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब क्या है, देखिए आप ये चलचित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, ये ग्लेशियर का आकार में कमी आ रही है। जो ग्लेशियर है, आप ये ग्लेशियर देख पा रही हो, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ या ना? मैं आपको दूसरे फुटेज दिखा रहा हूँ, ये आप ग्लेशियर देख रहे हो मैम, दिखाई दे रहा है हाँ या ना? जल्दी जी सर। जी सर। देखिए बेटा, ये जो देखो पहला ये ग्लेशियर, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो जिस प्रकार से लोगों का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दखल अंदाजी होता है। देखिए कोई भी पर्यटन क्षेत्र होता है वो अगर अपने प्राकृतिक परिवेश में रहे तो वो लंबे समय तक वो जीवित रहता है। जहां पर मनुष्य का जहां पर दखल अंदाजी शुरू होती है तो वो अपने गर्त की तरफ वो जाना शुरू होता है। देखिए मनुष्य का जब मनुष्य इस क्षेत्र में आगमन करता है, आवाजाही होती है, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें उसका प्रभाव या कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना होता है। देखिए धीरे धीरे ये इस प्रकार से सिकुड़ रही है। देखो अब ये पहले बहुत ये वाला जो क्षेत्र था ये पूरा भरा रहता होगा इतना, ये अब धीरे धीरे ये सिकुड़ रही है। देखो अब इसमें पानी कितना कम लग गया। तो ये आपके मैं जो फुटेज दिखा रहा हूँ ये आपके अक्टूबर माह की ये फुटेज आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो धीरे धीरे इसकी कंडीशन ये कहें, ये जो देखियो आप आसपास देख रहे हो कि इस क्षेत्र में देखो पूरी बर्फ पिघल रही है, पूरी बर्फ पिघल गई है, यहाँ पर कुछ बर्फ है, तो यहाँ पर इस प्रकार से चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण का दंश झेल रहा है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कहता है कि ये ग्लेशियर के आकार में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। मानसून का पैटर्न परिवर्तन हो रहा है, अनियमित समय में बर्फबारी के कारण ये कुंड का जल स्तर में कमी आ गई। आपने अगर इस बार देखा होगा जो ये आपने जनवरी का माह जो पूर्व में इस गया था 2024 में, तो आपने देखा बर्फबारी नहीं हुई। आपने देखा होगा जैसे आपके पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में या पंचाचूली की बात करें या बागेश्वर के कफनी ग्लेशियर हो गया, ये अन्य जगहों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना के बराबर इस बार क्या हुआ, बर्फबारी हुई। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ, गर्मी इतनी ज्यादा हुई। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि पूरे भारत में इस बार सबसे ज्यादा जो जेंडर जोन पे जो राज्य रहा वो उत्तराखंड रहा। क्योंकि उत्तराखंड अपने जो जंगल जिस प्रकार से धधके, जिस प्रकार से मनुष्य द्वारा जो जंगलों को आग लगा दिए गए थे, देखिए जब आग लगी तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा पहाड़ों में भी बहुत ज्यादा तापमान बढ़ गया था। इस बार बहुत ही कहते हैं कि इस बार 80 साल का, कोई कहता है 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी ने। तो इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके जो हाई जो एल्टीट्यूड वाले जो पहाड़ियां हैं या कहें जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं तो वहां पर भी बर्फ ना के बराबर पड़ी। इस बार सबसे बड़ा दुखद ये रहा कि जो ओम पर्वत है, अभी हम ओम पर्वत के बारे में भी आपको जिक्र करेंगे, वो वाला टॉपिक कल लेके आऊंगा। जो ओम पर्वत है इस बार पहली ये 80 सालों का दशक में 80 सालों में पहली दफे ऐसा हुआ था। इस साल 2024 में 80 सालों में ऐसा पहली दफे हुआ था जहां से ओम पर्वत से पूरी बर्फ इस बार पिघल गई थी। जिसके वजह से क्या हुआ, जो श्रद्धालुओं का कहीं ना कहीं वहां पर आगमन रहा हो या कहीं जैसे पर्यटन भारी मात्रा में पर्यटन का आवाजाही हो, जो आपके देखे जैसे लिपुलेख जो दर्रा है यहाँ से बहुत बड़ी गाड़ियों का जाना है, कार्बन ये हुआ। तो गाड़ियों का आवाजाही की वजह से, तापमान परिवर्तन होने की वजह से क्या हुआ, ये जो ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं वहां से क्या होगी, बर्फ पिघल चुकी है धीरे धीरे। तो आप यहाँ पर देखो जो ग्लेशियर है, बेसिकली जो ग्लेशियर होता है एक तो चोटियां होती है, एक ग्लेशियर वो होते हैं जो साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। जो लंबे लंबे ग्लेशियर मतलब जो 10-5 किलोमीटर गहराई में ये बसे हुए रहते हैं। अगर कहें तो ये जैसे अंटार्कटिका की अगर बात करें तो 8-9-10 किलोमीटर के नीचे क्या है, बर्फ ही बर्फ उसमें रहती। तो इसी प्रकार से ग्लेशियर के रूप में हम जानते हैं। तो ग्लेशियर का आकार में कमी आ रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखिए ये जो ग्लेशियर है, अब ये ग्लेशियर है, देखिए बेटा आप इस ग्लेशियर में क्या देख रहे हो, चारों तरफ कहीं ना कहीं बर्फ है, कहीं पर ही आपको पहाड़ देखने को मिल होंगे। अब बर्फ कितनी कम है आप देख पा रही हो। आप ये देखो तो 4-5 इंच यहाँ पर आप बर्फ देख पा रहे हो, 1-2 फीट भी हम नहीं कह सकते हैं, 4-5 इंच ही ये आपको बर्फ देखने को मिलोगे। और शाम की जो रूपकुंड आप देख पा रहे होगे, तो रूपकुंड में भी कहीं ना कहीं ये वाला जो क्षेत्र देख पा रहे हो, यहाँ पर भी क्या है, पूरी तरीके से बर्फ पिघल रही है। तो जिसकी वजह से इसका आकार में सिकुड़ा। और जो ये रिसेंट ये फोटो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरी तरीके से बर्फ गायब हो चुकी है। तो इसका कारण क्या रहा, इसका कारण ये रहा कि मानसून में जिस प्रकार से मानसून का जो पैटर्न परिवर्तन हुआ उसमें अनियमित वर्षा के बर्फबारी के कारण रूपकुंड का जल के स्तर में कमी आ गई। जो पहले भरा रहता था अब धीरे धीरे ये घट रहा है। तापमान और मौसम में परिवर्तन
के कारण अगर कहें जो क्षेत्र में वनस्पतियों और जीव जंतुओं के प्रभावित कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें, चाहे कोई भी आज सबसे बड़ी जो समस्या दुनिया भर के लोगों की अगर मैं बात करूं, प्रत्येक देश इसका दंश झेल रहा है। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, चाहे अंटार्कटिका ग्लेशियर हो, तो धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितने भी तटीय क्षेत्र में, जैसे मुंबई हो गया, आपके जो पूना वाला क्षेत्र है, जितने भी गुजरात वाला जो क्षेत्र हैं, तो ये आने वाले ये जो क्षेत्र है ना, ये जो समुद्र के किनारे जो क्षेत्र बचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो साइक्लोन है या चक्रवात का कहीं ना कहीं ये सामना करेंगे, क्योंकि समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है कि अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ये समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रूपकुंड की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जल में कमी आ रही है। तापमान में भी परिवर्तन हुआ और मौसम में भी बदलाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वनस्पतियां हैं और जीव जंतु में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। जितना पहले जो भरपूर मात्रा में जो जीव जंतु भोजन कर पा रहे होंगे, समय पर बारिश न होने की वजह से जो जंगली जानवर हैं उनको सही समय में पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर आपने अभी वर्तमान समय में देखा होगा, म्यांमार देश है, आपके अफ्रीका जो देश है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी, अगर मैं कहूँ कभी क्वेश्चन बन भी सकता है कि जो म्यांमार देश है, तो उन्होंने क्या, अफ्रीका में क्या किया था, इस बार वहाँ के सरकार ने जो वन अधिनियम है उसका उल्लंघन करके उसने क्या करा, जो वहाँ पर जो ट्राइबल जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पर क्या करा, हजारों की संख्या में वहाँ पर जंगली जानवर को, हाथी हो गया, आपके विंडीवीज हो गया, आपके इम्पाला हो गया, आपके जो ये गैंडा हो गया, चाहे वो मगरमच्छ हो गए, तो बहुत सी जीव जंतुओं को वहाँ पर मारने का, जैबरा हो गया, तो इनको मारने का आदेश दिया है। उसके वजह से क्या होगा, जो वहाँ की जो ट्राइबल जो जनजाति वहाँ के लोगों को भूखमरी के कारण वो दंश झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो वो गोश्त आएगा, जो उन्हें जानवर को मारने के बाद कई कुंटल जो गोश्त आएगा, तो उनके जीवन को भरण पोषण करने के लिए, उनके खाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए भी किया जा रहा है कि उनका मानना है कि जो चाहे वो जो हाथी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो विंडवीज हो या इम्पाला हो, या चाहे विंड जो कोई भी हो जानवर, तो वो जानवर तड़प के ना मरे। क्योंकि कांगो जो जैसे हैं अफ्रीकी देशों में क्या पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो वो पानी की वजह से ना मरे, इससे पहले ही उनको मार दिया। और उनके जो शरीर का जो मांस है वो कहीं ना कहीं जनता को दिया जा रहा है, क्योंकि भूखमरी इतनी अकाल की स्थिति पड़ गई। तो ऐसी स्थिति आने वाले समय में हम लोगों को झेलना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये झील जो है, ये झील के आसपास परिस्थिति जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं असंतुलित हो चुका है। असंतुलित मतलब हो गया, जो चीजें पहले होनी थी, बेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, असंतुलित क्यों नहीं होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जहाँ पर मनुष्य को नहीं जाना चाहिए, मनुष्य के यहाँ पर जो आना जाना जो रहा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रकृति पर्यावरण है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। जो लोग जाते हैं वहाँ पर बहुत सी चीजें को कैंपिंग करते हैं, या कहीं अपने साथ जो स्टोव या जो भी ले जाते हैं, आग लगा लेते हैं, तो वहाँ पर कूड़ा करकट वहीं पे है। तो इसकी वजह से क्या पर्यावरण में कहीं ना कहीं उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से ये देख पा रहे हो वर्तमान समय की झील का परिदृश्य दिखा रहा हूँ, इतना ही पानी शेष इस झील पर रह गया, जिसे हम कहते हैं कि कंकालों की कुंड ये भी कहा जाता है। तो ये तमाम चीजें आप देख पा रहे हो कि ये हड्डियां इस प्रकार से बिखरी पड़ी हैं, और ये जो झील आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसका आकार बड़ा। अब पर्यटन एवं संरक्षण की चुनौतियां, अब क्या करा है, रूप कुंड छोटा होता है, और आकार और पर्यावरणीय संरक्षण और झील के अद्वितीय इतिहास तथा उसके परिस्थिति की महत्व को संरक्षण करना बहुत कठिन होता जा रहा है। बेसिकली उत्तराखंड सरकार जो भूगर्भीय वैज्ञानिक हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि रूपकुंड क्या धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और इसके वजह से क्या जो पर्यावरणीय जो क्षरण है, तो झील के आसपास जो भी गतिविधियां हो रही हैं, तो इसकी वजह से जो इतिहास का जो ये महत्वपूर्ण जो अंश है वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो रहा है। तो इस वजह से पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो चुका है। अब इसको संरक्षण कैसे किया जाए, तो ये बड़ी चुनौती वैज्ञानिकों के सामने खड़ी उठ गई। इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही है कि अनियमित पर्यटन और अपर्याप्त संरक्षण प्रयासों के कारण जलवायु परिवर्तन में होने वाली स्थिति और बढ़ सकती है। ये अगर देखें, जो अभी आप देख पा रहे हैं ना, इतना तो पानी इसमें बचा है, जो ये इतना पानी हम बात करें इतना तो बचा है, तो आने वाले समय में अगर हम कहें कुछ सालों बाद ये वाली जो झील पूरी तरीके से सूख जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है हम लोगों का। तो ये आपके सामने मैंने आपको जो रखा है, बहुत ही मार्मिक टॉपिक है। ये जो टॉपिक रहा है, तो अक्टूबर के महीने की ये समसमय की घटनाक्रम है, 18 से ये जो 14 से लेकर 18 के बीच की समसमय की घटना। इतना आप लोगों को पता चल गया, समझ में आया?